खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरे मरहला कब होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सानिया मरी इलेक्शन मौखर करने की दलील नहीं, बर्फ से ढके मैदानों में जलसे होते रहे हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मौसम सिक्योरिटी हालात देखते रहे तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब होगा, इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये कहा गया है कि सानिया मरी इलेक्शन मौखर करने की दलील नहीं, बर्फ़ से ढके मैदानों में जलसे होते रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम सिक्योरिटी हालात देखते रहे तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और ये अहम फैसला आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा मरहला होना है बल्दियाती इंतखाबात का और ऐसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ जो दरख्वास्त आई थी उस पर फैसला महफूज किया है। सानिया मरी इलेक्शन मौखर करने की दलील नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि बर्फ से ढके मैदानों में जलसे होते रहे हैं, मौसम सिक्योरिटी हालात देखते रहे तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात जो कि नहायत ही अहम समझे जाते हैं क्योंकि मकामी लोगों के मसाइल इसमें हल होते हैं और इसका पहला मरहला तो हो गया, लेकिन अब जब दूसरा मरहला होना है तो मुसलसल उसको मुलतवी करने के हवाले से बात की जा रही है। और जब दरख्वास्त दायर की गई है अब इलेक्शन कमीशन ने, तो ये फैसला अब इस पर महफूज कर लिया गया है जो कि आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सानिया मरी इलेक्शन मौखर करने की दलील नहीं है। उमर रुबाब के बाद एक और सिंध की बेटी इंसाफ के लिए नंगे पांव अदालत आई। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की तालिबा परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने नोटिस लिया, IG समेत पुलिस एहलकारों को तलब किया। परवीन रिंद हाथ जोड़कर इंसाफ की दुहाइयां देती रही, बताया कि तलबा से रिश्वत ली जाती है, वालिदैन की दी हुई पॉकेट मनी छीन ली जाती है। 3 औरतों ने कमरे में आकर तशद्दुद किया, कमरे से बाहर ना भागती तो मुझे भी मारकर खुदकुशी जाहिर कर देते। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध की यूनिवर्सिटियों में तालिबान महफूज नहीं। पहले यूनिवर्सिटियां गवर्नर के मातहत होती थी, जब से हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो ये साइंस सरकार के नीचे यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, किसी यूनिवर्सिटी में बच्चियां महफूज नहीं हैं, अक्सर जगहों पर करप्शन केसेस हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है। और बिलावल जरदारी साहब ये हमारी वोटर नहीं है, इनका भाई पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है अली नवाज साहब, हमारी ये पीपल्स पार्टी की वोटर। आपसे तो आप तो वो नाग बन चुके हैं, नागने बन चुके हो जो अपने बच्चे खाता है। इनके दौर में इनके शहरों में ना बच्चियों की इज्जतें महफूज, ना इंसानों की जानें महफूज। ये सूरत हाल सिंध में बन चुकी है। शहला रजा कहती हैं इल्ज़ाम लगा देना आसान मगर साबित करना बहुत मुश्किल है। माजी में हुए वाक़यात में भी हमेशा बच्चियों का साथ दिया और परवीन रिंद के मामले पर भी कानूनी मदद की पेशकश की गई जिसे मना कर दिया गया। प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो या वार्डन, कोई भी उनका या वज़ीर सेहत सिंध का रिश्तेदार नहीं। कोई भी जो प्रिंसिपल है, कोई वार्डन है, कोई प्रोफेसर है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और ना ही हेल्थ मिनिस्टर का। हमारे पास मिल के ये सही बातें आए तो हमने हर दफा बच्चियों ही का साथ दिया है। एक बच्ची जमाली थी, उसने आपशा में उसने जब बात की थी तो हमने वहाँ के VC को हटा दिया था नौकरी से और बाद में VC गिल्टी साबित नहीं हुआ। हर आदमी की एक इज्जत होती है ना। इल्जाम लगा देना तो बहुत आसान है ना, उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा डिपार्टमेंट पहले दिन से इनसे राब्ते में, इनको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने की बात की। इन्होंने कहा हम अपनी पर्सनल करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास जारी है। स्पीकर ने वक्फा दुआ में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का माइक बंद करा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक हुई। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ है। संजय, क्या सूरत हाल रही, किस मामले पर नोक झोंक हुई?
जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर हलीम आदम शेख वफा दुआ के दौरान जो है वो दुआ कराना चाह रहे थे डॉक्टर नौशीन और जो कची हुई थी निमरता की उस हवाले से, और जो बन बरादरी के 5 लोगों को बेदखली से कत्ल किया गया। तो हलीम आदम शेख ने उस पर कहा कि अल्लाह इनके कातिलों को निस्व नाबूद करे, जिस पर स्पीकर सिंध असेंबली ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ दुआ करें, आपको कितनी बार मैंने समझा है कि दुआ के दौरान आप जुमले ना दें। जिस पर हलीम आदम शेख बोले कि जब हम सिंध मजलूम अवाम की बात करते हैं तो आप हमें बोलने से रोकते हैं, आप जानिबदार हैं, आप गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, आपने आगाह किया। खबरों में आगे देखिए, सवाल काफ का जवाब मिला करप्शन का। और क्या इमरान खान आपकी सियासी मुलाकातों से घबरा गए? सहाफ़ी का लाहौर की नैब कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ करप्शन का रोना रोते रहे, सहाफ़ी को जवाब ना दिया। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, मैं पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आएगी। राब्ते सबसे हैं, हदफ एक ही है और वो ये कि इमरान खान को घर जाना है। हमजा शहबाज का जहांगीर तरीन से राब्ते से मुतालिक सवाल पर जवाब। एक बार फिर यकीन जाहिर किया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जरूर होगी। जहांगीर तरीन के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हमायत का ऐलान किया है, जबकि दूसरी जानिब मोहन सलाही ने कह दिया है कि हम जो है PTI के साथ हैं। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होंगे इंशाल्लाह। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद पहले आ गई तो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। हुकूमत का खेल ख़त्म हो गया। तारीफ़ी असनाद उस वक्त तकसीम होती है जब खेल ख़त्म हो जाता है। हुकूमती इत्तेहादी मुल्क की डूबती कश्ती बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दें। इनामात तभी तकसीम होते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। हमने अगले खेल का इंदिया दे दिया है, अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं। 172 वोट हमने पूरे करने हैं। जो उनके हलीफ जमाते हैं उनसे राब्तों का आगाज़ हुआ है। अब मुल्क की किश्ती डुबोई जा रही है, आप उसका हिस्सा न बने। इस किश्ती को बचाने के लिए आप हिज़्ब इख्तिलाफ के इस अदम एतमाद का साथ दें। मैं तो चौधरी शुजात साहब की मिजाज कुर्सी के लिए गया था। सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो कुछ सूरत हाल पर भी बात करते हैं। अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम पहले होमवर्क कर रहे हैं। जो ही हमारा होमवर्क एक स्टेज पर पहुंचेगा तो हम तारीख का भी ऐलान कर देंगे। तो अगर अदम एतमाद पहले आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ तो नहीं कर रहा। चाचा, इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ उठाता हूँ बहैसियत रुकन कौमी असेंबली। सामने का अरमान दिल में ही फूटा, इनको मोहलत दे रहे हैं। ओ रब्बा कब आएगा, अगस्त के महीने में कब आएगा, बता तो दिया है तेरा मौका। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में तेरा मौका। ऑपोजिशन को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता है। जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ। इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। सुबह सुहाना ढल जाए मौका। लॉन्ग मार्च चिराग है ये जल जाओगे। अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद
ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? क्या था बे? पीडीएम में लड़ाई हो गई है। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। कौन है बे? हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। बाप से वोट ले लिए? किसके पास? मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं। हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन ये सिलसिला ख़त्म हुआ अदम एतमाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने 2/3 अक्सरियत ना होते हुए मुल्क का ये हाल कर दिया। अगर 2/3 मिल गई तो ना जाने क्या होगा। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। और सब 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत ना होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आप इस हफ्ते देख लें, बिजली में 4 रुपये इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपये मुतवक्को है। ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। जिस आदमी को पहला इनाम मिला हो उसकी बेइज्जती मत किया करें। एक आदमी को इनाम मिला है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इनाम क्यों मिला है ये आपको पूछने का हक नहीं है। यहाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए हैं। 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए, हम इंतजार कर रहे हैं। आज 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप ने मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि मुमकिना तहरीक अदम एतमाद आई तो नाकाम बनाएंगे। अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। बल्दियाती मुसव्वदे पर वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेंगे जिसमें मेयर का इंतखाब बिलवास्ता कराने की तजवीज़ भी शामिल है। जहांगीर तरीन और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने खुफिया मुलाकात की खबर को बेबुनियाद और सफ़ेद झूठ करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुलाकातें खुफिया नहीं बल्कि कौम के सामने होंगी। PDM जल्द मुज़ाकराती जिरगा तश्कील देगी जो सियासी मुलाकातें करेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जहांगीर तरीन से दूरियों और PTI में ग्रुप बंदी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। दस्त इत्तेहाद चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। वो लोग जो सब अफवाहें फैला रहे थे उनसे मेरा एक सवाल बड़ा सादा सा ये है कि होना आम है। ऐसा ही है जी। इतनी तो तारीखें सिविल कोर्ट में नहीं लगती जितनी PDM दे चुका है। हर 3 महीने बाद एक नई तारीख आ जाती है। उनको भी पता होने वाला कुछ नहीं। आइन के अंदर उनको एहतजाज का हक है, वो उस आइनी इदारे के अंदर आके एहतजाज करें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 वोट ला के दिखाने होते हैं, हम दिखा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, दूरियां है ही नहीं ना, वो एक उसूली बात है। तहरीक इंसाफ ने तो कभी ना जहांगीर तरीन के बारे में कोई बात की कि वो उनमें कोई खराबी है, ना जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करते। वो एक प्रोसेस है, एक वज़ीर आज़म की कमिटमेंट है, वो पहले दिन की कमिटमेंट है कि एहतसाब की। वो उस एहतसाबी अमल से खुद गुजरे हैं तो जाहिर है वो चाहेंगे और वो ये यकीनी बनाएंगे कि सब उस एहतसाबी अमल से गुजरे। अगली हुकूमत सिंध के अंदर जो है ना वो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी बनाने जा रही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। ये तिक्का खान अब इसमें बेफिक्र हो जाए। आइन के ऊपर मुल्क को चलाना है, जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर मुल्क को चलाना है। सुप्रीम कोर्ट, फौज, इमरान खान की हुकूमत, सब इसे एक पेज पे। आपने इतने अच्छे ताल्लुकात तमाम रियासती इदारों को एक दूसरे के साथ सिविलियन हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल में दहाइयों के बाद देखे होंगे।
वफाकी वजीर असद उमर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिरदौस आशिक अवान कुछ और ही बता रही हैं। समा को इंटरव्यू में कहा कि PTI को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। हुक्मरान जमात में अंदरूनी लड़ाइयों का कच्चा चट्टा भी खोल कर रख दिया। PTI को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई खतरा नहीं, PTI को PTI से खतरा है। खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से, कोई जाती मफाद की वजह से उन्होंने भेंट चढ़ा दिया है हमारे पार्टी के मफादात को भी। और ओवरऑल बहुत सारे राज हैं जो इस वक्त जो है मेरे सीने में दफन है। मैं खान साहब की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म का नाम अवाम है। अप्रोच तो करते रहते हैं ना, दुकान पे सौदा पड़ा हो कोई ना कोई तो खरीदार होता ही है। PTI की बहुत सारी क़यादत जो इस वक्त नामवर पोस्ट पे हैं, उस वक्त भी वो मेरे PTI ज्वाइन करने में सबसे बड़ी रुकावट थी। फेडरल और पंजाब का एक ही गैंग था और एक ही ग्रोह था, उधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे, इधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे। ये वही नादान एडवाइजर्स हैं जो खान साहब को इस नहज पे ले आए। ज़्यादा बोलना नहीं, सच बोलना, हकायक सामने लाना। जो मैं खान साहब को कहती थी वो मुझे मीडिया में आके कहना चाहिए था। कोशिश की कि बदतरीन सूरत हाल में भी बेहतरीन परफॉर्म करूं, तो मेरी लीडरशिप को शायद उससे कोई बेहतर की तलाश थी। सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां जो हैं वो मैच के ख़त्म होने के बाद दी जाती हैं। मैं नहीं समझती कि ये कोई ज़रूरी काम था। इससे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हुआ, मजबूत नहीं होगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ पर फट पड़ी। कहती हैं नवाज शरीफ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो जब से बैरून मुल्क गए हैं उनका कोई ऑपरेशन हुआ ना इलाज। नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और अपनी सज़ा काटें। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बार बार मुझे यही लिख के भेज दिए ख़त के अंदर कि जी मैं इस वक्त से बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई। मुझे ये ना बताएं आप कि अब इस वक्त रीसेंट टेस्ट क्या हुई है, मुझे आप ये ना बताएं कि इस वक्त रीसेंट इंटरवेंशन क्या हुई है, लेटेस्ट इस वक्त क्या पिक्चर है आपके हार्ट की, लेटेस्ट इस वक्त आपकी डायबिटीज़ के क्या हालात हैं, इस वक्त आपके प्लेटलेट काउंट्स के बारे में क्या हालात हैं। भाई आप मुझे नहीं भेजेंगे टेस्ट तो मैं किस किस्म का ओपिनियन दे सकते? कोई एविडेंस होता है ना सामने जिसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। रिपोर्ट थोड़ी है, एक लेटर है जिस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि ये हुआ 2004 से उनकी हिस्ट्री शुरू होती है कि ये किया, दिल की तकलीफ़ हुई। खान साहब जो हैं वो उनका बीमारियों के मसले के अंदर बड़ा दिल छोटा है। और उन्होंने पहले भी जब मैं गई थी उनको मिलने के लिए तो उन्होंने कहा था कि आप उनसे पूछिए, बाहर से कोई मुआलिज उन्होंने बुलाना, उनको बुलाएं और उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दें। जो 14 दिन वो हमारे पास रहे उसमें तो वो काफ़ी मेरी तरफ से तो उन्होंने, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और मेरा बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुआलिज उन्होंने लिख के भेज दिया कि बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को उनको बिल्कुल अलहदा जेल में रखा जाए तो उनके दिल की तकलीफ़ पड़ सकती है। तो घर के बहुत सारे बंदे भी बेल पे हैं, उनको उनके साथ इकट्ठा कर देते हैं ताकि अकेले ना महसूस करें। इस कौम को कितना बेवकूफ़ हम बनाएंगे, मतलब इस कौम को आप बार बार वही बातें, आए वापस और सज़ा काटें अपनी। 2 साल से तो वहाँ बैठे हुए, इसका मतलब है 2 साल की तो और सज़ा जो है यहाँ काटनी पड़ेगी ताकि अपना टाइम आप पूरा करें। अल्लाह ताला उनको, उनके दिल को इतनी ताकत दे कि वो वापस आएँ और अपनी सज़ा काटें और मुकम्मल करें। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने काल कोठरी में 29 साल गुजार दिए, जो तख्तेदार से वापस जिंदा लौट गया। चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। मैं ज़िला विहाड़ी के शहर थाना गगो मंडी के साथ एक गांव में रहता था। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मेरे वालिद साहब ज़मींदारा करते थे और उस वक्त मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा बड़ा भाई, उसके गांव में कुछ लोगों के साथ चुदराहट का क्लैश था। वो पार्टी भी अपने आप को चौधरी समझती थी, मेरा भाई भी अपने आप को चौधरी समझता था। इसी वजह से ना उनमें क्लैश रहता था आपस में। तो मेरे भाई को मारने के लिए ना वो घर तक आ गए। तो मैं उस वक्त ना छोटा सा था, मेरी उम्र 17 साल थी। मैं दरवाजे में खड़ा देख रहा था और परेशान था कि अब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। तो मैं भाग कर अंदर गया, उसी भाई का पिस्टल पड़ा हुआ था। मैंने वो पिस्टल उठाया
वो दरवाजे के आगे भाई को मार रहे थे, तो मैंने दरवाजे में खड़े होकर फायरिंग कर दी। 2 आदमियों को फायर लगे, उनमें से एक आदमी 28 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मुझे थाना गगो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके मेरा चालान कर दिया और सेशन जज ने मुझे मौत की सज़ा सुना दी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक कानून पास किया कि ऐसे सजाए मौत के कैदी जिनकी उम्र वकूए के वक्त 18 साल से कम थी, उनको सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी। तो उस वक्त हाई कोर्ट से अपील खारिज हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर लिख दिया कि नाबालग का जो केस है ना, इसकी समाअत सेशन जज करे। हम फिर दोबारा आके सेशन जज से शुरू हो गए। सेशन जज ने फिर वो रेट खारिज कर दी, फिर हाई कोर्ट चले गए। जब रेट हाई कोर्ट में चल रही थी ना, उसी वक्त मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर पाकिस्तान से भी खारिज हो गई और मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में, कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। फिर फांसी रोक गई। मुझे सुबह फांसी दी जाने से आखिरी मुलाकात जो थी वो बहुत मुश्किल मसला था कि मेरे घर वाले मुलाकात पे गए थे। भाई मेरे 2 भाई तो फौत हो गए थे, तो बच्चे भतीजे मुलाकात पे गए। ऐसे लग रहा मैं इन्हें आखिरी बार देख रहा हूँ, ये मुझे आखिरी बार देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सज़ा, जो सज़ाए मौत थी, वो उम्र कैद में तब्दील कर दी। उस वक्त तक मैं 29 साल जेल में गुजार चुका था, जबकि सज़ा मुझे हुई 25 साल। जेल में इतनी टेंशन हुई कि मुझे फारज हो गया। मुझे एक दफ़ा हार्ट अटैक भी हुआ। शुरू में तो ऐसा होता था कि ख़त लिखते थे, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, ख़त लिखते थे। जी भाई, आपसे दूर गए हुए 18 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अपना ख्याल रखा करें। आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से बहुत जल्द इंशाअल्लाह रिहाई हो जाएगी। अदालती निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए। कोई भी केस है उसका जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अब देखो ना, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, मेरे घर वाले भी मुआशी तौर पे उनका बुरा हाल हो गया। अगर यही फैसला वक्त पे हो जाता तो शायद ऐसा ना होता। अहम खबर आपको देंगे। फैसल वाडा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी पर बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। जी सुहेल, आगा कीजिए। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है फैसल वाडा ने। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और उन्हें नाअहल करार दिया गया। उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और ये ग्राउंड्स ली गई है उसमें कि इलेक्शन कमीशन के सामने बारहा ये दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है नाअहली की दरखास्त ऐसे सुनना, और वो उस नशीस को छोड़ भी चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के सामने जानबूझकर कोई झूठ बोला भी नहीं था, लिहाजा ये दरखास्त ना सुनी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों का आपने हवाला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। बिजली सार्फिन एक और हाई वोल्टेज झटके लिए हो जाए तैयार। हुकूमत ने 5 माह में बिजली ₹2.80 फी यूनिट तक महंगी करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इसी पर बात करेंगे वहाब कामरान से। वहाब, डिटेल्स दीजिए। देखिए, 5 माह में मजमूई तौर पर बिजली ₹2.80 फी यूनिट तक महंगी करने का प्लान है हुकूमत का। इस इजाफे से सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सालाना रीबेसिंग का नोटिफिकेशन इसी महीने नेपरा की जानिब से जारी किया जाएगा। IMF को भी हुकूमत ने इसकी यकीन दहानी करा दी है। रवां माह बिजली 63 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन नेपरा की जानिब से इस महीने के आखिर में जारी होगा। जबकि जून में भी बिजली ₹2.17 फी यूनिट महंगी होगी और मजमूई तौर पर सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वहाब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।